वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। आज हम फिर से देखने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज को, रिपीटेड एमसीक्यूज को, जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू अनदर। ओके, सही है, सब सही है, सब सही है। ओके 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 ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है इंडियन पॉलिटी में, हम उन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन एसएससी सीजीएल यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, हम उन सबको देखेंगे। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि गवर्नर ऑफ सॉरी गवर्नर, हाँ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है? तो ये तो हमें मालूम है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था ये। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 centralized administration by making the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the newly created Governor General of Bengal। कैमरा इशू नहीं आ रहा है ना? ओके, दो लोग लाइव हैं। ओके, जो भी देख रहे हैं वो भी साथ में आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, आप ए बी सी डी करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, ओके। द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में किस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्या कोई आंसर दे रहा है? कोई नहीं? अच्छा, कोई ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी, सही, एक सेकंड। हाँ हाँ, सही सही सही, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The regulating act provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta in 1774, comprising one Chief Justice and three other judges। ठीक है, ये भी इजी था। ओके, आगे देखते हैं। ओके, हाँ, ठीक। विच एक्ट एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट? ठीक है, कौन सा एक्ट सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया? बाय क्रिएटिंग अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, डबल गवर्नमेंट को किस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे कि एक न्यू बॉडी क्रिएट होती है जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल मैटर्स को, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ऑप्शन बी Pitt's India Act of 1784, option C Government of India Act 1858 and option D Charter Act of 1813। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मैं बार बार चैट की तरफ देख रहा हूँ, कोई तो एबीसीडी कुछ तो रिप्लाई देगा। दो लोग तो देख रहे हैं। Pitt's India Act allowed the Court of Directors to manage commercial affairs but created the Board of Control for Political Affairs, establishing dual governance। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम देखने वाले हैं ऐसे ही। The trade monopoly of East India Company in India was ended by which of the following acts? ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, क्योंकि उनका एक छत्र अधिकार था ट्रेड करने का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड कर सकते थे। ये किस एक्ट के थ्रू एंड हुआ? ठीक है, ये किस एक्ट के थ्रू एंड हुआ था इनका ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और इज इट ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। The Charter Act of 1813 threw open Indian trade to all British merchants, though the monopoly over tea and trade with China was retained for another 20 years। ठीक है, ओके। Who was the first Governor General of India by the Charter Act 1833? चार्टर एक्ट 1833 के कारण कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर और अल्फाबेट, ऑप्शन अल्फाबेट सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। The Charter Act of 1833 made the Governor General of the Bengal Governor General of India। The Lord William Bentinck was the first to hold this title। ठीक है,
चार्टर एक्ट 1833 का जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता था, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले इंसान थे जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लेकिन इस एक्ट के कारण वो इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। Okay. Which act provided an open competition system for the selection and recruitment of civil services? ठीक है, किस एक्ट के कारण एक ओपन कंपटीशन सिस्टम बन चुका था सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसका करेक्ट आंसर है Option C, Charter Act of 1853. The Charter Act of 1853 successfully introduced the system of open competition, opening covenanted civil services to Indians. ठीक है? Okay. The post of Secretary of State for India was created by which of the following acts? ठीक है, किस एक्ट्स के थ्रू ये पोस्ट बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? ऑप्शन ए Montagu-Chelmsford reforms of 1919, Morley-Minto reforms of 1909, the Government of India Act of 1858, the Indian Council Act of 1892. इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. The Government of India Act of 1858 created the office of the Secretary of the State for India, vesting it with complete authority and control over Indian administration. ठीक है? Okay. Which act recognized the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859? Option A, Indian Council Act of 1892. Option B, Government of India Act of 1858. Option C, Indian Council Act of 1861. Or is it option D, Indian Council Act of 1909? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. The Indian Council Act of 1861 gave statutory recognition to the portfolio system, where a member of the Viceroy's Council was placed in charge of specific departments. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Okay, the power to discuss the budget and address question. ठीक है, the power to discuss the budget and address questions to the executive was given to legislative council by which act? ठीक है, ओके, एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करने का पावर, बजट और क्वेश्चन पूछने का जो पावर है, ठीक है, बजट डिस्कस करना और क्वेश्चन पूछने का जो पावर है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस एक्ट के थ्रू मिला था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. इसका करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ये पावर मिला था बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 increased the function of legislative council, specially granting them the power to discuss the annual financial statements. अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरा सजेशन होगा कि आप प्रमार सर का जो FRB 2.0 है आप वो पढ़ सकते हो, माइंड मैप के थ्रू अच्छे से रिवीजन करा देता है. और मेरे क्वेश्चन भी मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ क्योंकि, और मुझे ये सब इसीलिए इजी लग रहा है क्योंकि सब कुछ एक एक चीज़ वहाँ पे डिटेल में समझाया जाता है, जबकि वो रिवीजन बैच है थ्रू माइंड मैप्स, तो वो एक सही है. अगर आपने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर या फिर मैंने अभी तक जितने भी MCQs लिए ना सभी उनके FRB के कॉन्टेंट्स के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है. जिस चैप्टर का जहाँ पे जगह है वैसे ही मैंने लिया ऑर्डर वाइज पूरा. Which act introduced a system of communal representation for Muslim by accepting a concept of separate electorate? ठीक है, किस एक्ट से हुआ था ये? ठीक है, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. Also known as Morley-Minto reform, this act legalized communalism by providing separate electorate for Muslims. Who was the first Indian to join Viceroy's Executive Council as a law member? ठीक है, पहले इंडियन कौन थे जो कि
वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किए थे एज अ लॉ मेंबर? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Satyendra Prasad Sinha was appointed as the law member, becoming the first Indian to join Viceroy's Executive Council under the Act of 1909। हाँ, फिर से लाइट कट गया। पता नहीं यार, हमेशा स्ट्रीम के टाइम लाइट कैसे कट जाता है। आगे देखते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? ठीक है, चश्मा निकाल ही देता है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि अब लाइट कट गया। एक जो सामने लाइट है बस उसका ही इन्वर्टर से कनेक्शन है, तो फिर और भी लाइट्स का है, मैं चेक कर लूँ क्या? पूरा सेटअप हिलाना पड़ जाएगा, चलो ऐसे ही करता हूँ। ओके, 12th का क्या है? द सिस्टम ऑफ डायरकी। ओके, नहीं दिखाई दे रहा यार, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा चश्मा निकालने के बाद, चश्मा पहनना ही पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बिल्कुल लास्ट वाला करेक्ट है। द मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 introduced the dual scheme of governance known as diarchy at provincial level। ठीक है, which of the following acts introduced bicameralism and direct election in the country for the first time? ठीक है, किस एक्ट से ऐसा हुआ था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। The Act of 1919 introduced a bicameral central legislature and direct elections, meaning a majority of members in both houses were chosen by direct election। ठीक है, okay. The Government of India Act 1919 provided for establishment of which of the following institution in 1926। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने हुआ था। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फेडरल कोर्ट, ऑप्शन सी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। The Act of 1919 provided for the establishment of Public Service Commission, which led to the creation of Central Public Service Commission in 1926। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under the Government of India Act of 1935, okay, the residuary powers were given to whom? Okay, Government of India Act 1935 के अकॉर्डिंग रेजिडुअरी पावर किसे मिली थी? बहुत ही इजी है ये। ऑप्शन ए फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ऑप्शन सी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और ऑप्शन डी वाइसरॉय। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है वाइसरॉय। The Act of 1935 specially vested the residuary powers इन द हैंड्स ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स क्या होता है? बचे हुए पावर्स जो कि किसी लिस्ट में मेंशन नहीं हो, दोज नॉट इन एनी लिस्ट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट? ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। The Act of 1919 separated provincial budget from the central budget and allowed provinces to enact their own budget, moving towards provincial autonomy। ठीक है, the establishment of All India Federation, consisting of provinces and princely states as units, was provided by which act? ठीक है, किस एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की जो एक्ट है वो किस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और ऑप्शन डी ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी
Government of India Act of 1935. The Government of India Act of 1935 proposed the All India Federation, dividing powers between the centre and units via three lists. ठीक है? Which act abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place? कौन सा एक्ट डायarchy गवर्नमेंट्स को हटा के प्रोविंशनल ऑटोनॉमी उसकी जगह पे लेके आया था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। The Act of 1935 replaced provincial diarchy with provincial autonomy, introducing responsible government in provinces. ठीक है? Which act empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of legislative council during an emergency? कौन सा एक्ट वाइसरॉय को ये पावर देता था ऑर्डिनेंस इशू करने का विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? और कब है ये? तो इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है? किस एक्ट के कारण वाइसरॉय के पास ये पावर वेस्टेड था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। The Indian Council Act of 1861 granted the Viceroy the power to issue ordinances in emergencies functioning independently of the Legislative Council. ठीक है? आगे देखते हैं। The concept of law commission to codify Indian laws was first introduced under which act? Sorry, law commission to codify Indian laws. Option A Government of India Act of 1858, option B Charter Act of 1833, option C Charter Act of 1793 and option D Charter Act of 1849. The correct answer is option B Charter Act of 1833. The Charter Act of 1833 provided for the appointment of a law commission in India to consolidate and codify Indian laws. ठीक है? Okay. For the first time, company territories in India were called the British possession in India under which article? ठीक है? Sorry, आर्टिकल क्यों बोल रहा हूँ मैं? अंडर विच एक्ट? ठीक है? किस एक्ट से फर्स्ट टाइम कंट्री टेरिटरीज जो इंडिया में थी वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया? किस एक्ट के थ्रू कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाने लगा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, option C Charter Act of 1813 and option D Pitt's Act of 1784. So the correct answer is Pitt's Act of 1784. Pitt's Act of 1784 was highly significant as it formally recognized the company's territories as British possession of India. Okay, which of the following acts made the East India Company a purely administrative body by ending its commercial activities entirely? ठीक है? कौन सा एक्ट था जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया बाय एंडिंग इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज एंटायरली? तो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। The Charter Act of 1833 ended all commercial activities of the East India Company, transforming it into a purely administrative body. Okay. The Council of India, created to assist the Secretary of State for India in 1858, was abolished by which act? Option A Indian Independence Act of 1947, option B Government of India Act of 1935, option C Indian Council Act of 1909, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसका करेक्ट आंसर है बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 which abolished the Council of India that was established by the Act of 1858। ठीक है? आगे देखते हैं। Which act separated the legislative and executive functions of Governor General's Council for the first time? किस एक्ट ने सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल्स के काउंसिल से पहली बार?
Option A, Charter Act of 1833. Option B, Charter Act of 1853. Option C, Indian Council Act of 1861. Option D, Government of India Act of 1858. तो इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. The Charter Act of 1853 established a separate Governor General's Legislative Council, functionally separating the legislative and executive tasks. Okay, आगे देखते हैं. The Act of Settlement of 1781 was primarily enacted to Option A, introduce English education in India. Option B, rectify the defects of the Regulating Act of 1773. Option C, end the dual government in Bengal. Option D, establish the Board of Control. इसका करेक्ट आंसर है क्यू एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781. प्राइमरली उसका काम क्या था, तो था टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है. The Act of Settlement of 1781 specifically aimed to amend the Regulating Act of 1773, notably exempting the Governor General and Council from the Supreme Court jurisdiction. Under which act were the salaries of the members of the Board of Control charged upon the Indian revenues? Option A, Charter Act of 1793. Option B, Charter Act of 1833. Option C, Pitt's India Act of 1784. और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर चार्टर एक्ट ही है. कौन सा चार्टर एक्ट? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 stipulated that the member of the board of control and their staff were to be paid out of Indian revenues. ठीक है. Which act extended the principle of separate electorates to depressed classes, which is scheduled caste, women and labor workers? ठीक है. Option A, Government of India Act 1935. Option B, Government of India Act 1919. Option C, Government of Independence Act 1947. Option D, Indian Council Act of 1909. Is the correct answer option A, Government of India Act 1935. Following the Pune Pact, the Government of India Act of 1935 provided separate electorates for depressed classes, women and labourers. The introduction of diarchy at the centre was a provision of which act? Option A, Indian Council Act of 1909. Option B, Government of India Act of 1935. Option C, Government of India Act of 1919. और ऑप्शन डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 proposed the introduction of diarchy at the center, dividing federal subjects into reserved and transfer subjects. ठीक है. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. Which act mandated that an annual sum of 1 lakh rupee be set aside for the promotion of education, literature and science among the inhabitants of India? Option A, Charter Act of 1833. Option B, Pitt's India Act of 1784. Option C, Wood's Dispatch of 1853. और ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. The Charter Act of 1813 included a clause directing the company to spend at least 1 lakh rupee annually on the revival of literature and the promotion of knowledge. Last question आज का देखते हैं. The Governor General's Council was expanded for legislative purpose and local representation was introduced in the Central Legislative Council for the first time by which act? पहला, Charter Act of 1853. Second, Indian Council Act of 1892. Third, Indian Council Act of 1861. Fourth, Charter Act of 1833. जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853. The Charter Act of 1853 introduced local representation in the Indian Legislative Council, which is Central Legislative Council, by bringing in members from provincial government. ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं. तो हमारा ऑब्वियसली सारा सही था. आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना, खुद से आंसर देना, कमेंट सेक्शन में लिखना और फिर चेक करना कि आपका क्या स्कोर आ रहा है. ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड. चलता हूँ गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.